जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड ऐप में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बहुत ही बेसब्री से आप सभी इंतजार कर रहे थे कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास आगामी टीजीटी, पीजीटी और अन्य हिंदी साहित्य संबंधी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करा दिया जाए। और ये हम मान के चलते हैं 2021 में हमने क्वेश्चन का पैटर्न देखा था और बहुत कुछ अभी ये देख रहे हैं कि जहाँ शुक्ल जी से आपने रीतिकाल और समथिंग आधुनिक काल तक कवर कर लिया हो, तो आगे के लिए एक रास्ता दिखाने का काम ये डॉक्टर नागेंद्र के साहित्य इतिहास के द्वारा होता है। या अभी तो देखिए तो बच्चन सिंह सीरीज में वो चीज़ें बहुत अच्छे से हो सकती है। ये जो पुस्तक है बेसिकली इसमें आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास को अभी तक बहुत अच्छे से कवर किया गया है। और अभी क्योंकि ऐप लॉन्च हो गया है और ये जो है आपके लिए कोर्स ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी आप हिंदी साहित्य से रिलेटेड एग्जाम में बैठे जिसमें मूल टेक्स्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उन किताबों में से ये एक आता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको 6 महीने वैलिडिटी के साथ ये जो प्रोवाइड किया जाने वाला है 299 में, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका कॉस्ट है 299 रुपये। पे करके आप 6 महीने में आपको ये करा दिया जाएगा। करीबन मान के चलिए कि 1 घंटे में हम कराएंगे तो 30 से 40 लेक्चर होंगे। और साथ में अभी हम आपको पीडीएफ दिखाएंगे, वो मेरे पीडीएफ रहेंगे। और 6 महीने में तो आप इस बुक को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो ये सभी विद्यार्थियों को जो भी एग्जाम में बैठ रहे हैं और उनका डिमांड था, उनके अनुसार ये आपके बीच लाया गया है। ये आज डेमो क्लास है कि कैसे इन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। हालांकि आप लोग मेरी पढ़ाई की पद्धति से बहुत भली भांति परिचित है पहले से ही। तो यहाँ पे हम देखिए ये सारे एग्जाम को कवर करता है। मतलब ये कुछ मूल टेक्स्ट हैं, जैसे गद्य साहित्य हो गया, ये हो गया, शुक्ल जी का हो गया, श्री नगेंद्र जी का हो गया, काव्य सास हो गया। ये लगभग सभी चीज़ों को कवर करता है और उन्हीं में से ये एक है। आपको लाइव क्लासेज अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं। मेरा ये है कि एग्जाम से पहले आपको बहुत ही प्रमाणिक और गुणवत्तापूर्ण जो एक सामग्री वो दिया जाए। तो वो आप कभी भी करो, बस अच्छे से मैनेज करो। एक चीज़ है, जैसे आज मंडे है तो ये क्लास आ रहा है। हम वीकली जो है शनिवार तक जो भी स्टूडेंट जो है ऐप में जुड़ेंगे और ये सीरीज लेंगे तो वो मेरे को मैसेज करेंगे वहाँ से। और वो एक अपना ग्रुप होगा जिसपे हम वीकली आप लोगों से रिपोर्ट लेंगे कि क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं है, और पर्सनली आपको घंटे भर दे के कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, एग्जाम में इस पैटर्न से आ सकता है, ये चीज़ें। हाँ, और इनको ध्यान में रखते हुए जो यूट्यूब पे आपका गद्य साहित्य के क्वेश्चन वाला सीरीज चल रहा है, आप यहाँ से इसको कवर करते रहो और यहाँ गद्य साहित्य के क्वेश्चन करते रहो। 25 जनवरी से आपका जो है गद्य साहित्य तिवारी जी का किताब है वो, तो 2 किताबों का टारगेट है कि फरवरी तक आपका खत्म हो जाए। ठीक है। और इसका इतना कॉस्ट नहीं रखा है कि सब लोग इसको वहन नहीं कर सकेंगे, आराम से ये कर सकते हैं। अब आपको देखिए ये हमारे नोट्स हैं, हस्तलिखित है। बिलीव नहीं करते कि आप टाइप करवाओ ये सब खुद से, कि ये है कि आपको प्रामाणिकता लगे कि सामने वाला खुद जो है उस चीज़ पे मेहनत करा। और उम्मीद है कि आपने पढ़ाई की पद्धति देखी होगी, तो कुछ भी ऐसा नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है ज़रूरी था। अब जैसे ही आप बच्चन जी के किताब को देखेंगे तो उसमें निवेदन करके आता है, भूमिका करके आता है, संस्करण की भूमिका आती है, इसके बाद इंडेक्स दिया जाता है। उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बताया कि जो इतिहास होता है ना, इतिहास क्या होता है? इतिहास अतीतोन्मुख नहीं, भविष्य उन्मुखी होता है। वो जड़ नहीं, गत्यात्मक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से कराएंगे अभी समझा के आपको। इतिहास क्या है? अतीत उन्मुख नहीं। हम लोग इतिहास से चीजों को कहते हैं कि पीछे से निकाल के देख रहे हैं इतिहास, ऐसा नहीं है। इतिहास अतीतोन्मुख नहीं, भविष्य उन्मुख भी होता है। वो आपको रास्ता देता है कि ऐसे ऐसे रास्ते पे चलना है। अगर उस रास्ते पे चला तो अतीत में उसमें गलतियां हो चुकी हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुए, सेकेंड वर्ल्ड वार हुए, लेकिन क्या है वो हमें बताता है कि हमें आज के वार से कैसे बचना है। उतनी तबाही आती है। और सबसे बड़ी बात, वो जड़ नहीं है, गत्यात्मक है, रुका नहीं होता, चलता रहता है। अतीतोन्मुख, अगर हम अतीत की तरफ उन्मुख होकर झुक कर देखते हैं तो हम पुनरुत्थानवादी बनते हैं। और जो भविष्य उन्मुखता है वो तो सृजनात्मकता है। भविष्य की तरफ हम देख के चलते हैं कि मान लीजिए हमने भविष्य के साथ ये देख के सोचा कि हमारा ऐप जो है कल को हम ये चीजें लेके आएंगे और स्टूडेंट को ये देंगे, कम प्राइस में ये चीजें होंगी, उनके मूल टेक्स्ट उनके हाथ में होंगे। तो हमेशा ये देखिए वो सृजन है, वो क्रिएटिव माइंड है कि हमें ऐसे ऐसे चीजों को करना है, ये चीजें उनको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिल रहा है। तो अतीत उन्मुख हमें पुनरुत्थानवादी, लेकिन सृजनात्मकता क्या है? ये भविष्य उन्मुखता हमें बनाता है। लिखने का मतलब होता है कि भविष्य उन्मुख ही होना। कोई भी चीज हम लिख रहे हैं वो हम भविष्य को देख के लिखते हैं। उसी चीज को और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो दूसरे शब्दों में कहें कि इतिहास मात्र भौतिकता से निर्मित नहीं होता, बल्कि मानवीय स्वतंत्रता और निर्णय का योग भी होता है। भौतिकता से यानी जो हमारे आसपास चीजें हैं ना, सिर्फ उसी से नहीं बनता, वो हमें फ्रीडम देता है।
है ना? वो पहले से आप तुलना करेंगे तो आज हम लोग बहुत स्वतंत्र हैं। नारी की दृष्टि पे देखें तो बहुत स्वतंत्रता आ गई है और हमारे अंदर सेल्फ डिसीजन जो पावर है वो भी हमें देता है। इतिहास की चौकटे में साहित्य को फिट कर देना, यानी हम ये कहें कि मान लो बच्चन जी का ये साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है और ये सोचे कि इतिहास की चौकटे में साहित्य को फिट कर दिया जा रहा है, तो वो साहित्य का इतिहास नहीं होता। इतिहास के पुष्टियर्थ इतिहासकार साहित्य को इतिहास के चौकटे में फिट करने लगे हैं। बहुत से वादग्रस्त साहित्य इतिहास लेखक साहित्य को एक खास तरह के ऐतिहासिक सूत्रों में संग्रथित कर देते हैं, पर वह साहित्य का इतिहास नहीं होता है। वह साहित्य का इतिहास ना होकर क्या हो जाता है, समाज शास्त्रीय इतिहास हो जाता है। इस तरह देखें तो साहित्य के अपने व्यक्तित्व का पक्ष जो व्यक्तित्व बनकर समाज के निर्माण में योग देता है उपेक्षित रह जाता है। अब इन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई है, जो एक ट्रेंड सा चल गया है साहित्य के बारे में। तो ये बच्चन जी कहते हैं कि जो हमारा इतिहास है ना, वो केवल और केवल अखबारी साहित्य नहीं है। ये डिक्टो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है कि जो आपका ये इतिहास है, वो केवल अखबारी साहित्य है या नहीं? तो ये स्वयं बच्चन जी कहते हैं कि नहीं, जो आपका इतिहास है, वो केवल अखबारी साहित्य पर साहित्य का इतिहास नहीं बनता है। और वैसे भी इतिहास और साहित्य में अंतर होता है। इतिहास, इतिहास के लिए लिखा जाता है, वहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्रम को ध्यान रखा जाता है, कौन सी लड़ाई कब हुई, एग्जैक्ट डेटा निकाला जाता है। लेकिन साहित्य साहित्य तो इतिहास को इसलिए देखता है कि ठीक है, उससे कुछ अवलोकन कर कुछ चीजें विहंगम दृष्टि निकाल पाए, उसका परिवेश ले पाए, इसलिए साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। ये चीज आप बहुत अच्छे से इंट्रो यहाँ भी पढ़ रहे हो, जब हम गद्य साहित्य तिवारी जी का पढ़ाएंगे उनके इंट्रो में भी बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है अनुभूति क्या होता है, चिंतन क्या होता है, गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, पद्य की जरूरत क्यों थी, गद्य की जरूरत क्यों थी। वहाँ पे जब आपको क्लास कराएँगे, बिल्कुल 25 जनवरी से वो क्लास है, वहाँ से आप देखिएगा दोनों में आपको कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा कि बच्चन सिंह किस दृष्टि से देखते हैं, कहाँ पे ये उनसे सहमति व्यक्त करते हैं, कहाँ वो इनसे सहमति व्यक्त कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको समझ आने वाली है। अब ये कहते हैं कि आरंभ में जो है श्री कृष्ण ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जो अब क्या है बहुत पुराना पड़ गया है। मतलब कृष्ण शंकर ने लिखा था साहित्य का इतिहास, लेकिन अब वो पुराना पड़ गया है। क्यों? क्योंकि वो क्या था, मूलतः साहित्यिक कृतियों पर जो है उसी को आधार बनाकर लिखा गया था और उसमें पर्यावरण ज़्यादा दिखता था और चीज़ें उतना ज़्यादा स्पष्टता नहीं दिखता था। अब ये इस तरीके से इन्होंने निवेदन में ये चीज़ें कर दी, उतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहले हम नोट्स को डेराइव कर दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट सेशन से ये तो डेमो था, हमारा सेशन ऐसे होगा, पहले मूल टेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझाना है, फिर अपने नोट्स को सेकंड डे रिवीजन कराना है, फिर आगे का बढ़ना है, ऐसे हमारे प्लान होंगे। भूमिका में क्या लगता है कि कोई भी आप चीज़ देखिए, चाहे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो हमें ये समझ में आता है कि इसका नामकरण कैसे हुआ, उसका काल विभाजन कैसे हुआ, ये 2 चीज़ें हमारी दृष्टि में पहले आता है। तो नामकरण में यहाँ पे देखें तो काल खंड के सीमांकन का जो आधार है, वो सीमांकन का आधार है क्या? किस आधार पे हम इसको विभाजित करके देखते हैं? तो यहाँ पे आधुनिक काल के संबंध में कहते हैं कि एक कालखंड से, अगर देखिए एक कालखंड से दूसरे कालखंड से अपने बदलाव के कारण कोई भी चीज़ देखते हैं, यानी जो साहित्य का इतिहास है कुछ तो चेंज आता है और उसी के आधार पे हम मानते हैं कि हाँ, ये परिवर्तन आया। उसमें इतिहास का विभाजन की रेखा कम से कम 2 विशेषताओं को लेके चलता है। कुछ तो होना चाहिए, जैसे आप शुक्ल जी की किताब में भी उधर देखेंगे तो वहाँ पे भी सीधे है कि इसी बात पे अड़िग हो गए कि 1857 को ट्रांजिशन फेज मानो, है ना? अगर आप औहट से आप खड़ी बोली में एंट्री कर रहे हो तो एक ट्रांजिशन फेज होना चाहिए जिसको बोलते हैं संक्रमण काल। ये संक्रमण काल ऐसे हो गया कि मान लो आपने एक रूम से दूसरे रूम में एंट्री किया। यहाँ पे ये कुछ स्पेस है। क्या है? जो परिवर्तन करता है, जिसको हम संक्रमण कह सकते हैं। एक तरीके से ये ट्रांज़िशन कह सकते हैं। तो अगर हम आदि काल से भक्ति काल पे जंप करें, भक्ति से रीति पे, रीति से आधुनिक के, कुछ तो परिवर्तन का कारक रहा होगा। कौन-सी ऐसी विशेषता है जिसको हम आदि काल कहेंगे या भक्ति काल कहेंगे? या आधुनिक में हम भारतेंदु कहेंगे, द्विवेदी कहेंगे? तो ये चीज़ इसको कहते हैं संक्रमण काल, वो कुछ आधार होना चाहिए तभी हम नाम परिवर्तन करते हैं, पहली चीज़। एक चीज़ ये बताते हैं कि देखो कोई भी चीज़ अचानक नहीं होता, जैसे हम रात को सोए और सुबह बोला कि आदि काल से भक्ति काल हो गया। इसको ध्यान रखना, कोई भी प्रोसेस जो होता है एक दिन में नहीं चलता है ना? एक दिन में नहीं चलता। आपके समक्ष ये ऐप आया, इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही है। सेम चीज़ आपके हिंदी साहित्य में अगर आधुनिक काल आता है तो उसके लक्षण बहुत पहले दिखने लगते हैं। तो इसलिए जब बदलाव के चित्र जो होते हैं वो हमारी आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियों और कला रूप में स्पष्टतः दिखने लगता है, तो इससे जाके आपका जो काल है वो निर्धारित होता है। हिंदी साहित्य में यदि देखें तो आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक कौन है? हिंदी साहित्य में कौन है? आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक के तौर पे कौन है? तो ये प्रवर्तक है भारतेंदु हरिश्चंद्र।
जन्म अगर देखें तो सन 1850, ठीक 1857 को आधुनिक काल का प्रारंभिक बिंदु मान लेना चाहिए। यहाँ पे भी ये चीजें हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 50 माना गया, ठीक 57 को आधुनिक काल का प्रारंभिक बिंदु मान लिया जाए तो दोनों ही शर्तें जो है पूरी हो जाती हैं। यानी एक सामाजिक आर्थिक स्थिति में अंतर, दूसरा अगर देखें तो आधुनिक जीवन बोध जिसके प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म मानते हैं, तो 57 को मानना चाहिए। हालाँकि देखिए जो है गद्य साहित्य पढ़ाएँगे और इसमें काफ़ी चीज़ें अंतर है। यहाँ पे इन्होंने ही कहा है कि अगर हम मानना चाहें तो 57 को जो है ये मान सकते हैं, क्योंकि 57 की क्रांति ने पूरा एक देश में एक अलग से लहर ला दिया था। और बाकी जो 50 में आप ये देखो कि भारतेंदु जी का जन्म होता है तो उनसे हम कालखंड को मानते हैं, बट कहते हैं उससे भी ज़्यादा प्रभावित हमारे 57 की क्रांति से होता है। इसलिए हमें वो मानना चाहिए, वो ज़्यादा सही है। ये तो मान लो काल विभाजन के आधार पे इन्होंने बताया कि देखो काल विभाजन के पीछे क्या होना चाहिए आधार, 2 प्रवृत्तियाँ, 2 विशेषताएँ बताइए। अब ऐसे ही अगर हम मान लो इसका नाम आधुनिक काल रख दिए, तो अब आधुनिक काल के बारे में कहते हैं कि अगर आपने नामकरण मान लो रख दिया, तो जो आधुनिक काल नाम रख दिया तो आधुनिक शब्द बेसिकली क्या है, ये 2 अर्थों की सूचना आपको देगा। आधुनिक शब्द जो है वो 2 अर्थों की सूचना देता है। क्या-क्या देता है? एक तो आपको ये दिखाएगा कि मध्यकाल से भिन्नता की ओर, और दूसरा है नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। क्या-क्या है? आधुनिक शब्द 2 अर्थों की सूचना कैसे देता है? एक तो मध्यकाल से भिन्नता की ओर, और दूसरी नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण कि मध्यकाल अपने जो है, मध्यकाल में क्या खासियत थी? 2 अर्थ में कैसे मध्यकाल से अंतर और नवीन इहलौकिक? क्योंकि मध्यकाल जो था वो अपने अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर और एकरस हो चुका था। जो ये आपका अगर देखें तो मध्यकाल से भिन्नता और नवीन अलौकिक दृष्टिकोण कैसे समझना है, क्योंकि मध्यकाल अपने अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर हो चुका है, एकरस हो चुका। लेकिन साहित्य क्या है? जब वो एकरस हो चुका है, स्थिर हो चुका, और साहित्य के समाज के संबंध में हम यही पढ़ते हैं ना कि साहित्य यानी सा प्लस हित, यानी जिसमें लोगों का हित निहित हो। और अगर वो साहित्य जो है मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख को ही साथ लेकर नहीं चल रहा है, तो वो साहित्य का अर्थ ही क्या हुआ? कोई मतलब निकला? कुछ मतलब नहीं निकला। इसीलिए ये कहा गया कि आधुनिक क्यों रखा गया? मध्यकाल से भिन्नता की ओर और नवीन अलौकिक दृष्टि हो, ये चीज है। जहाँ वो अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर और एकरस हो चुका था, वहीं साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जाके जुड़ा। तो ये चीज आभास हुआ कि ठीक है, इसे हम आधुनिक कह सकते हैं। ये नवीन दृष्टि से कुछ नया, एक क्रांतिकारी परिवर्तन समाज के लिए है, इसलिए आप इसका नाम आधुनिक ध्वनित कर सकते हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अब जो आधुनिक शब्द है वो भी अगर देखें तो जो आधुनिक शब्द है ना वो 2 अर्थ ध्वनित होता है। वो इहलौकिक दृष्टिकोण, इहलौकिक और पारलौकिक क्या होता है? इहलौकिक मतलब इस लोक में रहकर आप अपने आस-पास की वस्तुओं को ऑब्जर्व कर रहे हो, और पारलौकिक मीन्स एक दूसरे लोक की बात कर रहे हो। जैसे आप जब जायसी ग्रंथावली पढ़ेंगे पद्मावत, तो पद्मावत में वो होता है कि शरीरी से अशरीरी की यात्रा। है ना? इश्क हकीकी की यात्रा के लिए मिजाज से हकीक की यात्रा करनी पड़ती है। लौकिक से पारलौकिक की, इसका मतलब हम अपने वस्तु जगत में आस-पास हैं और ये भौतिक जगत से हम जाते हैं भगवान यानी मोक्ष की तरफ, वो स्थिति। इहलौकिक क्या है? आधुनिक क्या है कि वर्तमान समय में जीना। जैसे आप जब भक्ति काल में जाएँगे, तो भक्ति काल में यहाँ इहलौकिक से ज़्यादा क्या है? सब लोग भगवान पे श्रद्धा, भक्ति ये सब करने लगे। अब ये इमेजिन करो कि आप एक मंदिर के बाहर बैठे हो और कोई व्यक्ति जो है भिक्षा माँगने के लिए बैठा है। वो उनका पेट बिल्कुल आप कह सकते हो कि वो बहुत ही बुभुक्षा की स्थिति में है, भूख बहुत लगी है। आपने ₹1000 का प्रसाद लिया और उसको खिला दिया, उसको मतलब कुछ वितरण कर दिया जिसका पेट भरा है। इसका मतलब आप उस मंदिर में जाकर भी भावनात्मक स्तर पे एक तरीके से जुड़ाव नहीं महसूस कर पाए, जिस मानवीय संवेदना की एक स्थिति आप में जगनी चाहिए थी, उनकी क्षुधा पूर्ति करनी चाहिए थी, वो आपने नहीं किया। सिर्फ़ दिखावट में आपने मंदिर में प्रवेश करके आपने जो है प्रसाद को चढ़ा दिया। तो आत्मिक संतोष अगर उस स्तर पे होता, मानवीय संवेदना से कनेक्ट होता, आपको अपने कर्तव्य पता होता, तो आप उस व्यक्ति का पेट भरते। ये लौकिक मीन्स कि अगर आप अपने पास हो, आस-पास हो, तो उस चीज़ को महसूस करते हो। मानवीय संवेदना को महसूस करते हो, साहित्य आपको यही बताता है। साहित्य ये कभी नहीं कहता जो चीज़ें अमूर्त रूप में है, जो नहीं दिखता, आप उसकी कल्पना में तो खोए पड़े हो, लेकिन मूर्त रूप में जो आपके समक्ष व्यक्ति रो रहा है, उसके लिए आप संवेदना रहित हो जाते हो। ये कभी नहीं करना है। इसलिए कहते हैं कि आधुनिक शब्द इसलिए क्योंकि पहले के साहित्य में आप क्या देखेंगे, वो मानवीय सुख-दुःख से नहीं जुड़ा है।
और यहाँ पे यही चीज़ बता रहे हैं कि मानवीय संवेदना से अगर वो सुख-दुःख से नहीं जुड़ा तो साहित्य का मतलब ही क्या निकला? जब साहित्य में समाज का सुख-दुःख है ही नहीं। जैसे रीतिकाल पढ़ोगे श्रृंगारिकता ज़्यादा है, हावी है। आदिकाल देखो तो वीर प्रशस्ति गायन है? नायिका का अपहरण हो रहा है और पूरी तरीके से दरबारी साहित्य है। भक्ति काल में पूरी तरह पारलौकिक यात्रा में डूबे हो। तो जो मनुष्य में जो संत्रास्ता अवस्था है, मनुष्य जो परेशान है, जिसकी विहंगम दृष्टि आपके साहित्य में दिखनी चाहिए, वो तो दिख ही नहीं रहा है, उससे तो विमुख है। इसलिए कहते हैं कि आधुनिक शब्द जो दूसरा अर्थ ध्वनित होता है वो इहलौकिक दृष्टिकोण है। अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना है, महसूस करना है, ये चीज है। धर्म, दर्शन, साहित्य, चित्र आदि सभी के प्रति आपके नए दृष्टिकोण का आविर्भाव होना चाहिए। सुधार, परिष्कार, अतीत का पुनरुत्थान नवीन दृष्टिकोण का फल है। यानी क्या है नवीन का? सुधार, परिष्कार, अतीत का पुनरुत्थान ये नवीन दृष्टिकोण का फल है। आधुनिक युग की ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है कि साहित्य की भाषा ही बदल गई है। ब्रज भाषा की जगह अब खड़ी बोली ने ले ली है। दूसरी चीज उपविभाग में देखें यहाँ पे तो रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का विभाजन दो खंडों अर्थात गद्य खंड और काव्य खंड में जब आप पढ़ेंगे इनका तो हम प्रकरण का डिवीजन पढ़ाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आते हैं तो ये चीज आपको देखना है कि जैसे उन्होंने हर एक खंड को सहूलियत के हिसाब से बांट दिया है तो ये बताते हैं कि शुक्ल जी जो है उन्होंने क्या किया है आधुनिक काल का अगर देखें तो विभाजन कैसे किया है दो खंडों में किया है अर्थात उसको गद्य खंड में और काव्य खंड में इस तरह विभाजित कर दिया है और दोनों खंडों को अगर देखेंगे तो दो-दो प्रकरणों में बाँट दिया है। अब जो गद्य के पहले प्रकरण में देखें तो ब्रजभाषा गद्य है और दूसरा खड़ी बोली गद्य है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको शुक्ल जी की सीरीज में कराएँगे, है ना? ये बहुत अच्छे से आपका कवर होगा और फिर इसके अलावा कहते हैं कि दूसरे प्रकरण में देखें तो ये गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित है। इसे फिर 3 उत्थानों में विभाजित किया गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे एक चीज़ कहा गया है कि देखो आदि काल हो, भक्ति काल हो, ये सब रीति काल हो, लेकिन इन सब में भी अगर आप जाएँगे जब आधुनिक काल में आते हैं, तो आधुनिक में क्या आता है? आधुनिक काल में आते ही आपका एक तो आप भारतेंदु युग से परिचित होते हैं, है ना? तो एक तो भारतेंदु युग आ जाता है, फिर इस कड़ी को जोड़ते हुए द्विवेदी युग आ जाता है। लेकिन इनके आगे जब आप बढ़ते हैं तो आता है छायावाद। छायावाद समानता के यहाँ सर्वमान्य है। रोमांटिक शब्द का समानार्थी शब्द ही इस युग की समग्रता को उजागर कर सकता है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग रोमांटिसिज्म के अर्थ में किया जाने लगा है। स्वच्छंदतावादी आंदोलन व्याक्तिकता को अधिक महत्व देता है। एक चीज़ ये ध्यान दीजिए जब आपको हम स्वच्छंदतावाद अच्छे से समझाएँगे तब बताएँगे कि व्याक्तिकता क्या होता है और हमें किस चीज़ को साहित्य में ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, किसकी ज़रूरत है साहित्य में। तो स्वच्छंदतावादी आंदोलन की खास बात ये है कि आपको व्याक्तिकता को ज़्यादा महत्व देता है और जो ये गांधीवादी जो है आंदोलन से बहुत ही प्रभावित है। अब आप देखिए ना 1915 में जो है अगर गांधी जी का यहाँ पे आगमन होता है 2 साल ये भारत भ्रमण करते हैं। इसके बाद ये जब जब लोगों से जुड़ जाते हैं, जब चंपारण होता है, मील सत्याग्रह और फिर आपने देखना है आगे रॉल अटैक, अहमदाबाद, सारी चीज़ें होती जाती हैं। तो वो उसी समय आप देखेंगे कि ये भी दौर था। यानी आप देखो 1918 में लगभग आपका जो है ये क्या नाम है 1900 से 1918 यानी सरस्वती पत्रिका का आना हुआ और फिर 1903 से वो संपादकीय काम महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथ में आना हुआ। तो जो 1900 से लेके जो 18 तक की यात्रा है वो तो द्विवेदी युग का है और जो 18 से 36 की यात्रा है वो क्या है छायावाद का। तो उसी समय गांधी जी भी है और गांधी जी हमें सत्य अहिंसा और चीजों के मूल्य के बारे में बताते हैं। इसलिए जो छायावादी 4 स्तंभ है आपके प्रसाद है निराला है पंथ है महादेवी है वो इन्हीं के समानांतर है। तो एक तरफ बहुत तेजी से हमारे पूरे भारत में जो है एक लहर चल रहा है समाज को सुधारने की देश को आजाद करने की तो क्या हमारे साहित्यकार जो है उससे अपरिचित रहेंगे। साहित्यकार तो समाज का सबसे ज्यादा सृजक दृष्टिकर्ता होता वही सूक्ष्मांकन करता है साहित्य में हर मनुष्य के सुख दुख को कहता है। तो वो गांधीवादी आंदोलन से बहुत ज्यादा जो है शुरू से देखे तो अंत तक वो मौजूद दिखता है। आप इसको प्रसाद में भी देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद जी में भी देखते हैं जब गोदान आता है या कफन आता है तब तक की उनकी स्थिति कितनी अलग हो चुकी होती है। तो वो गांधीवादी मूल्य दिखता है। अच्छा इसमें एक चीज़ है स्वच्छंदतावादी में अंतरात्मा की आवाज़ होती है। आप अगर महादेवी वर्मा को पढ़ेंगे, पंत को प्रकृति के चितेरे कवि बिल्कुल उनको पढ़ेंगे या प्रसाद को पढ़ेंगे निराला तो आपको महसूस होगा कि हाँ, अगर वो राम की शक्ति पूजा कर रहे हैं निराला या सरोज स्मृति अपनी पुत्री को याद कर रहे हैं तो अंतरात्मा की आवाज़ है, पुकार है, क्या दुःख मिला, क्या दर्द मिला, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि क्या है, समाज के प्रति क्या दृष्टि है। प्रसाद का अगर आप आशु कविता पढ़ रहे हो, कामायनी पढ़ रहे हो तो हर एक चीज़ें आपको नवीन दृष्टि दे रहा है।
तो ये आपको लगेगा कि स्वच्छंदतावादी आंदोलन किस प्रकार अलग है। स्वच्छंदतावादी साहित्य एक तरीके से क्या है, मुक्ति का साहित्य है। ठीक उसी तरह जैसे गांधी नेहरू का आंदोलन समग्र अर्थ में मुक्ति का आंदोलन, स्वच्छंदतावादी को नाम स्वीकार कर लेने से ना तो ईसाइयत के फैंटास्माटा से जोड़ने की जरूरत पड़ेगी और ना स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्वच्छंदतावादी युग के ठीक पहले अगर आप देखेंगे तो स्वच्छंदतावादी आंदोलन युग के ठीक पहले का काल पूर्व स्वच्छंदतावादी युग के नाम से जाना जाता है। और द्विवेदी युग, अच्छा द्विवेदी युग की खासियत क्या है कि ये है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक यानी इसमें आप देखिए व्याकरणिक शुद्धता पे ज्यादा जोर दिया गया, राष्ट्रीयता पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और दूसरी, इसे किसी तरह की प्रवृत्ति का बोध नहीं होता, विशेषताओं का। ऐतिहासिक प्रभाव उसमें उस तरीके से रहा नहीं, वो खंडित रहा। इस युग में आप द्विवेदी युग में आएंगे तो आपको निबंध और कविताएं बहुत मिलेंगी। इसी में निबंध लेखकों में जो प्रमुख नाम है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, माधव प्रसाद मिश्र जी का है, गोविंद नारायण मिश्र का है। इनके अलावा देखिए बाल मुकुंद गुप्त जी का है, चंद्र शर्मा गुलेरी का है, पूर्ण सिंह का है। ये कुछ लोगों को आप देखेंगे कि निबंध के क्षेत्र में बहुत ही कलात्मक उत्कृष्ट के साथ जो है व्याकरणिक शुद्धता के साथ पूरे द्विवेदी युग में 1903 की पत्रिका, जो सरस्वती पत्रिका का संपादकीय जब से ये कार्यभार संभालते हैं द्विवेदी जी, तो एक हिंदी में एक चलो कम से कम ये होता है कि सुधारात्मक दृष्टि जो है लोगों के अंदर आना शुरू हो जाता है। बाकी और भी लोगों का देखें तो श्रीधर पाठक है, रामचरित उपाध्याय है, स्नेही है, मैथिली शरण गुप्त हैं, रामनरेश त्रिपाठी जी है, रूप नारायण पांडे हैं, मुकुटधर पांडे हैं। ये इस युग के प्रमुख कवि हैं। इनके अलावा देखिए तो निबंध लेखकों में पहले 3 लेखक द्विवेदी कलम के लेखक, शेष 3 पूर्व स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के निबंध, जिनमें द्विवेदी कलम के कवियों में आते हैं केवल मैथिली शरण। तो द्विवेदी युग के अगर देखें तो जो प्रमुख रूप में बताए हैं कि शेष 3 पूर्व स्वच्छंदतावादी प्रकृति के कवि थे। तो यहाँ पे देखिए 3 स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति यानी निबंध लेखक में अगर आए तो पहले जो 3 लेखक हैं, 3 लेखक क्या है, वो द्विवेदी कलम के लेखक हैं, है ना? देख रहे हैं कि महावीर है, माधव है, गोविंद नारायण है, सबका नाम दिया गया है। और इनके अलावा कहते हैं शेष 3 पूर्व तो स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के लेखक हैं, जिनमें स्वच्छंदता की प्रवृत्ति यानी खास करके वो बिल्कुल स्वच्छंद होके लिखते हैं। फिर द्विवेदी कलम के कवि में केवल अगर देखें तो मैथिली शरण है, तो मैथिली शरण के अंदर आप देखेंगे तो एक चीज है कि इनके अंदर ऐतिहासिकता विद्यमान है, इतिहास को दृश्य में साकेत है, भारत भारतीय है, तो इतिहास को ये ध्यान में रख के लिखते हैं। अच्छा, इनके अलावा जो श्रीधर पाठक है, रामनरेश त्रिपाठी है, मुकुटधर पांडे है, इनको शुक्ल जी ने क्या कहा है, स्वयं प्रकृति स्वच्छंदतावादी कहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, सीधे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वो कौन से 3 कवि हैं जिनको शुक्ल जी ने स्वयं प्रकृति स्वच्छंदतावादी कहा है। तो इसमें श्रीधर पाठक है, रामनरेश त्रिपाठी हैं और मुकुटधर पांडे हैं। आगे चल के यही चीज आप छायावाद में देखेंगे तो प्रसाद हो गए, निराला हो गए, पंत हो गए, है ना, ये चीज है। और जो भारतेंदु युग है उसको आप क्या कहेंगे, तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण युग कहने में कोई आपत्ति नहीं उठाई जानी चाहिए। और फिर आप जब आगे चल के उत्तर स्वच्छंदता पे आएंगे तो आप उसको पुनः 3 अगर देखें तो उसमें दशकों में बांट देना या विभाजन करने पे आएगा। जैसे जागरण काल आप देखा आपने तो 57 से 1957 से वो चीजें 1900 तक जो है 57, हाँ पुनर्जागरण काल में अगर देखें 1857 ये चीज है, सॉरी यहाँ पे। तो ये है, फिर 1900 से 20 का दौर है, फिर 1920 से 40 का दौर है, फिर 50 का है, फिर पहला दशक प्रगति और स्वतंत्रता का, फिर संतुलन की खोज और आधुनिक दृष्टि, फिर आधुनिकता के बोध की रचना। तो एक काम हम करते हैं, थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे हमने नोट्स दिखाया है कि इस तरीके से हमें चीजों को करना है। हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको यहाँ से निकाल के कि क्या-क्या चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान देना है, और कुछ भी ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए कि जो सच में आपका छूटना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। हमने पूरी कोशिश की है। आगे जब आपकी खत्म हो जाएँगे, मतलब आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास का खत्म हो जाएगा, तो हम आपको इसके बेस पे जो है एमसीक्यू भी अच्छे से करा देंगे ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। बाकी हम लोग मिलते ही रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इतिहास अतीतोन्मुख नहीं भविष्य उन्मुख होता है, वो जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। हमने आपको समझाया क्या होता है। इसके अलावा और भी कहते हैं कि जो अतीतोन्मुख इतिहासकार अथवा साहित्यकार होता है वो पुनरुत्थानवादी होकर जड़ हो जाता है, रुक जाता है। अगर आप अतीत की तरफ ज्यादा झुक गए तो आप जड़ हो गए, रुक गए। लेकिन हमें क्या करना है, अतीतोन्मुख जो होता है ना, अतीत में आप झांकते रहेंगे वो कहीं पे नहीं ले जाता। आप अपने पुरानी स्मृतियों को याद करें, आपको वो ना उसमें खोया रहता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। एक भावनात्मक जो चीज़ें होती हैं उससे जोड़ लगता है और आपको कर्तव्य से आपके विमुख बना देता है। कभी बैठ के आप सोचिए कि हम जो है अतीत में ऐसे थे, ये थे, तो भारत भारती की तरह था कि हम क्या हो गए, है ना? हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तो होंगे अभी के हमारे हाथ में, एक वर्तमान को जीना, भविष्य को बहुत अच्छा बनाना है। अतीत में मेरे साथ क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे नहीं पता।
आज मेरे हाथ में, मुझे कल के लिए क्या बनाना है। हर एक अतीत को हम अपने भविष्य की दृष्टि से उसको बहुत ही एक उसके उज्ज्वल पक्ष को देख सकते हैं, और कुछ नकारात्मक पक्ष रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ने की दिशा में इस तरह हमें अतीत को देखना चाहिए। तो इसीलिए वो कहते हैं अतीत उन्मुख हमें पुनरुत्थानवादी बनाता है, तो भविष्य उन्मुख सृजनात्मक, ये चीज़ ध्यान देना है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इतिहास लिख रहा है, इसका मतलब होता है कि आप भविष्य को ध्यान में इस चीज़ को रख के लिख रहे हैं, भविष्य उन्मुख होके लिख रहे हैं। और वैसे भी इतिहास का विकास क्रम प्रकृति की तरह जो है कार्य कारण की श्रृंखला से बंधा नहीं रहता है। इतिहास मनुष्य का ही होता है, वस्तुतः एक मानवीय तत्व है। ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षा, निर्णय इन सब पे बहुत कुछ डिपेंड करती है। दूसरे शब्दों में देखें तो इतिहास मात्र भौतिकता से निर्मित नहीं होता, बल्कि उसमें मानवीय स्वतंत्रता और निर्णय का योग होता है। ठीक है, इसको हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया। और वैसे भी कहते हैं कि जितना ये इतिहास के साथ सच है, उतना ही साहित्य के साथ भी। पर इतिहास के लेखक की तरह साहित्य के इतिहास का लेखक तथ्यों के अर्थापन में उतना स्वतंत्र नहीं है। जो साहित्य का इतिहास लेखक है वो तथ्य नहीं कैलकुलेट करता है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। वो अप्रामाणिक आंकड़े भी दे दे, कोई मतलब नहीं, उसके लिए आप इतिहास पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, एक तरीके से जो है एंशियंट हिस्ट्री, वो इतिहास में मिलेगा आंकड़े। यहाँ तो साहित्यिक दृष्टि और ऐतिहासिक सामाजिक दृष्टि से बस साहित्य को उठाया जाता है और कुछ नहीं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि जो इतिहास के चौकटे में साहित्य को फिट कर देना साहित्य का इतिहास नहीं है। इतिहास के पुष्टियत इतिहासकार साहित्य को इतिहास के चौकटे में फिट करने लगे हैं। बहुत से वादग्रस्त साहित्य इतिहास लेखक साहित्य को एक खास तरह के ऐतिहासिक सूत्रों में संग्रहित कर देते हैं, पर वह साहित्य का इतिहास ना होकर समाज शास्त्रीय इतिहास हो जाता है। तो इस तरह साहित्य के अपने व्यक्तित्व का पक्ष, जो व्यक्तित्व बनकर समाज के निर्माण में योग देता है, वो यहाँ पे उपेक्षित रह जाता है। साहित्य के ग्रंथ वे ही रहते हैं, पर काल बदलता है, जिसके काल के बदलाव में भी कुछ शेष बचा रहता है। दूसरी चीज, हर एक साहित्य अपने आप में कुछ नवीन दृष्टि को लेके चलता है। तो आप सिर्फ अखबारी साहित्य पर ही अगर अपनी दृष्टि जमाए हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। केवल अखबारी साहित्य पर साहित्य का इतिहास कभी भी निर्मित नहीं होता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि साहित्य अपने आप में समाज के सुख दुख का परिचायक है, उसका दर्पण है, तो उसको उसी के आधार पे चीजें लेके आगे बढ़ना चाहिए। आधुनिक युग बहुत तेजी से बदल रहा है, तो साहित्य भी उसी तरीके से बदलना चाहिए, क्योंकि शुक्ल जी स्वयं कहते हैं कि साहित्य क्या है, चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। और जैसे जैसे मनुष्य की चित्तवृत्तियां बदल रही है, उसके अकॉर्डिंग उनकी आकांक्षाओं को साहित्य में जगह मिलना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि वो जड़ हो गया, गत्यात्मक नहीं हुआ, तो हम उसको क्यों स्वीकृति दें। तो आधुनिक युग इतनी तेजी से बदल रहा है, और बदल रहा है कि साहित्य के बदलाव से भी उसे समझा जा सकता है। इस बदलाव को, क्षिप्रतर बदलाव को साहित्य और इतिहास दोनों के संदर्भों में एक साथ पकड़ना ही इतिहास है। ये पकड़ तब तक विश्वसनीय नहीं हो सकता जब तक हम सामयिक अखबारी साहित्य को श्रेष्ठ भविष्य उन्मुख साहित्य से अलगाए नहीं कि श्रेष्ठ साहित्य क्या है। इसलिए हमने पहले बताया कृष्णशंकर शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य लिखा था, लेकिन ये जो है मूलतः साहित्यिक कृतियों पर आधारित था। तो इसलिए कहते हैं, और ये पर्यावरण सर्वत्र दृष्टि में देखने को मिलता है। तो शुरू से ही भविष्य उन्मुखता को लक्ष्य में रखने के कारण श्रेष्ठ साहित्यकार अपने आप रेखांकित होते हैं। तो बच्चन सिंह ने इस तरीके से निवेदन यहाँ पे किया था। और भूमिका में जो हमने आपको समझाया कि इसका आधुनिक काल जो है उसका नामकरण और काल विभाजन क्या है। तो साहित्य के इतिहास में जो है काल का सीमांकन सबसे ज्यादा जटिल समस्या किस आधार पे करें, और वैज्ञानिक सत्य बताएं तो जब तक एक कालखंड दूसरे से किसी रूप में बदलता नहीं है तो हमें समझ में भी नहीं आता कि वो कैसे नाम को परिवर्तित करे, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि काल का सीमांकन एक कालखंड से दूसरे कालखंड से बदलाव के कारण होता है, और वो प्रक्रिया एक दिन में कभी नहीं होता, अरसे से। यानी आज हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये एक दिन का खेल नहीं है, इसके पीछे बहुत दिन से लगे हुए हैं, तो आज आपको चीजों को हम विश्लेषित कर पाते, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो एक आदिकाल से भक्ति काल, भक्ति काल से रीति काल, मोमेंट में अगर चल रहा है वो चीजें, तो वो अरसे लगते, एक दिन की बात नहीं होती। और जब आपको बृहत्तर स्तर पे वो परिवर्तन दिखने लगता है आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति और कला रूप में, तब मानते हैं कि हाँ बदलाव हुआ। और इस बदलाव को डॉक्टर राम कुमार वर्मा रोमांटिक लहजे और गृहस्थनी शैली में अप्रत्याशित और कौतूहल पूर्वक यही कहते हैं कि हिंदी साहित्य तृतीयकरण भारतीय हिंदी परिषद तो विकसित इतिहास दृष्टि के पाठकों का मनोरंजन होता है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, उसके विकास का क्रम एक शताब्दी पहले से ही शुरू हो जाता है। और सही बात है, एक शताब्दी पहले से वो चीजें शुरू हो जाती है, एक दिन का बात कभी नहीं होता है। और बदलाव के ये स्पष्ट चिन्ह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आपको दिखने लगते हैं। संयोग है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? सन 1850, ठीक 19वीं सदी के मध्य में। अतः
इतिहास लेखकों ने इस वर्ष को आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत का वर्ष माना है, किंतु ये वर्ष स्वयं इतिहास की गतिमानता या बदलाव में किसी तरह की भूमिका नहीं अदा करता। इतिहास की काल विभाजन की रेखा कम से कम दो विभिन्न प्रवृत्तियों को स्पष्ट अलगाने वाली तथा इस अलगाव के लिए खुद भी बहुत कुछ उत्तरदायी होती है। इसलिए आप देखें, सन 1857 को आधुनिक काल का प्रारंभिक बिंदु मान लेना चाहिए। तो अगर आप 57 को मान लेते हैं ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बृहत्तर स्तर पे परिवर्तन को दिखाता है, इसलिए आप 1850 यानी भारतेंदु जी को ना मान के अगर 57 मान लेते तो ये बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि चीजों को अपने आप में समेट लेता है। क्योंकि 57 का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जो पहले गदर के नाम से प्रसिद्ध था, इसके पहले देश के अन्य भागों में छोटे-छोटे विद्रोह हो चुके थे। जैसे आपने बंगाल का सन्यासी विद्रोह सुना होगा, क्योंकि अंग्रेज जो आके थे वो कहाँ पे थे? तो उनका सबसे ज़्यादा अगर भारत में कोई क्षेत्र था तो वो सबसे पहले कलकत्ता, इनकी 3 ही प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। कलकत्ता कितना समृद्ध था, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? बंगाल का सन्यासी विद्रोह यहीं से हुआ, उड़ीसा के जमींदारों ने विद्रोह किया, विजयनगरम के राजा का विद्रोह हुआ। तो 57 का विद्रोह भी अगर देखें ना, तो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में के एक सीमित भाग तक ही फैल कर रह गया, लेकिन अपने आप में ये व्यापक था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपने कभी 57 की क्रांति के बारे में सुना होगा, मंगल पांडे जो है विरोध किए, और जो ब्रिटिशर्स जो थे इन लोगों को चर्बी कारतूस वो करने की बात कर रहे थे, तो उनकी जो धार्मिक भावना आहत हुई, तो उसी के फलस्वरूप जो है 1857 की क्रांति का आगमन हुआ, और फिर रोटी और कमल के माध्यम से घर-घर में चीज़ों को प्रतीक रूप में ले जाया गया, और 57 की क्रांति भले ही अलग-अलग जगहों पे, लेकिन काफ़ी लोग पहली बार जो है ब्रिटिशर्स के प्रति विद्रोह का भाव जो है वो आता है। तो इसकी शुरुआत अवध के सिपाहियों ने आकस्मिक ढंग से की, किंतु इसकी स्थितियाँ वर्षों पहले से बन रही थी। जैसे आपके इतिहास में कुछ अचानक घटित नहीं होता, उसके पीछे बहुत मतलब लंबे समय से चीज़ें चल रही होती हैं। बाद में इसमें ज़मींदार, किसान, कारीगर और सामंत भी जुड़ गए। छोटी-सी शुरुआत जनता की व्यापक लड़ाई में बदल गई। इसे दबाने में अंग्रेज़ों के छक्के छूट गए। इसी के फलस्वरूप कंपनी राज का अंत हुआ और महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र जारी करना पड़ा। देश की मिजाज को बदलने तथा राष्ट्रीयता की ओर उन्मुख करने में इसका विशेष महत्व है। अतः इसी को क्या कहते हैं, आधुनिक काल का प्रारंभिक वर्ष मानना ज्यादा तर्कसंगत है। अब बात आए नवीन एक नामकरण की, तो नामकरण में देखें तो आधुनिक शब्द दो जो है वो दो अर्थों की सूचना देता है। आधुनिक आधुनिक क्यों है? क्योंकि ये मध्यकाल से भिन्न है, तो मध्यकाल से भिन्नता की ओर, और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। तो हमने समझाया आपको कि नामकरण में अगर वो मध्यकाल से भिन्न है तो भिन्न क्यों है, इहलौकिक दृष्टिकोण है तो क्या है। इहलौकिक हमने वो मंदिर वाला एग्जाम्पल दिया कि आप जहाँ पे रहो वहीं मानवीय संवेदना से कनेक्ट रहो, और मध्यकाल, अगर आप जाएंगे मध्यकाल में चीजों को, चाहे भक्ति काल हो, रीति काल हो, तो ये बहुत ही अवरोध, जड़ता, कहीं पे दरबारीपन है, कहीं पे रसिकता है, कहीं पे श्रृंगार प्रियता है, कहीं पे पारलौकिक दृष्टिकोण है, मानवीय संवेदना, मानव के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, तो वो बहुत ही रूढ़वादी और बहुत ही जड़ प्रकृति का है साहित्य। तो उससे क्या लोगों का भला होने वाला है, ये चीजें बताते हैं, और बताते भी हैं कि एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया ने उसे तोड़ा। मध्यकालीन जड़ता और आधुनिक गत्यात्मकता को साहित्य और कला के माध्यम से समझ सकते हैं। और फिर रीति काल में आप आते हो, दरबारीपन, कला और साहित्य अपने अपने कथ्य, अलंकृति और शैली में एक रूप हो गए। वे घोर श्रृंगारिकता के बधे कांटों में बह रहे थे। इन छंदों में ना वैविध्य था, ना विन्यास था, एक ही प्रकार के छंद में लिखे जा रहे। अब छंदों का जायक भर कोई बन जा रहा है ना? फिर आप देख रहे हो कि रीतिबद्ध वाले तो पूरी ही तरह बधे काव्य शास्त्रीय मान्यताओं से। तो ये चीज हमें देखनी है। लेकिन जो हमारा आधुनिक साहित्य है वो मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आधुनिक शब्द जो दो अर्थ, दूसरा अर्थ ध्वनित करता है, दो अर्थ में, पहला तो मध्यकाल से भिन्नता की ओर और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। दूसरा अर्थ ये होता है कि वो है इहलौकिक दृष्टिकोण। इहलौकिक मीन्स कि अपने आसपास के धर्म, दर्शन, साहित्य, चित्र आदि सभी के प्रति एक नए दृष्टिकोण, नए चीजों के नवीन दृष्टिकोण से आप चीजों को देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। तो मध्यकाल में जहाँ पारलौकिक दृश्य मनुष्य इतना आच्छन्न था कि उसे अपने परिवेश की सुध ही नहीं कि क्या हो रहा है। पर जो आधुनिक युग है उसमें मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रति ज्यादा सतर्क हो गया। आधुनिक युग की पीठिका के रूप में इस देश में जिन दार्शनिक चिंतकों और धार्मिक व्याख्याताओं का आविर्भाव हुआ, उनकी मूल चिंताधारा यह लौकिक है। सुधार, परिष्कार, अतीत का पुनरुत्थान, नवीन दृष्टिकोण का फल। आधुनिक युग का ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है कि साहित्य की भाषा ही बदल गई। अब क्या हो गया, ब्रज की जगह आप खड़ी बोली आ गया, तो ये भी एक परिवर्तन था बहुत बड़ा, है ना? इसके बाद हमने बताया कि ये जो बच्चन जी हैं वो असहमति कैसे प्रकट करते हैं, क्योंकि शुक्ल जी जो है
शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के इतिहास में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग बाद के जितने भी साहित्यकार हैं उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे बच्चन जी कहते हैं कि इन्होंने जैसे अपने यहाँ पे जो साहित्य का इतिहास है डिवीजन किया है, उन्होंने 2 कालखंडों में चीज़ों को बाँट दिया, गद्य में बाँट दिया, काव्य में बाँट दिया, फिर गद्य और काव्य में 2-2 प्रकरण में उसको बाँट दिया। अब जैसे गद्य और काव्य में बाँटा, तो अब गद्य गद्य को भी 2 प्रकरण में बाँटा। गद्य को इन्होंने ब्रजभाषा गद्य में बाँट दिया और खड़ी बोली में बाँट दिया। और फिर जो ब्रज और खड़ी में तो बाँटा, अब जो खड़ी वाला है, उसमें इन्होंने बताया कि गद्य साहित्य का आविर्भाव, ये सेक्शन रख दिया। फिर 3 उत्थान में बाँट दिया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। काव्य खंड में भी 2 प्रकरण, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा, और नई धारा के भी 3 उत्थान, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो इन्होंने कहा ये जो डिवीजन किया है, बाद के लोगों ने और लोगों का इन्हीं का अनुसरण किया, वो भी ऐसे डिवाइड कर दिए। ये मानते हैं कि इस तरह से जो डिवीजन किया गया है ना, इससे एक से दूसरे में कोई तालमेल नहीं है। ऐसा लगता है गद्य खंड में एक प्रवृत्ति, एक विशेषता क्रियाशील है, तो काव्य खंड में दूसरी चीज है, यानी दोनों का जोड़ के कुछ नहीं दिखा पाए। तो उदारता काव्य खंड दूसरे प्रकरण के तृतीय उत्थान काव्य में जो छायावाद के नाम से विहित किया जाता है, तथा गद्य खंड के द्वितीय प्रकरण के तृतीय उत्थान में कोई एक रूपता ही नहीं दिखता। इस खंड दृष्टि के कारण इतिहास का निरंतर ओझल हो गया है। परवर्ती इतिहासकारों ने प्रायः शुक्ल जी का अनुगमन किया है और वो चीजें उनमें देखने को नहीं मिलती, तो ये उनसे सहमति बिल्कुल व्यक्त नहीं करते। बाद में ये कहते हैं कि हाँ, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की परिकल्पना कर लेने पर युगों की बाढ़ आ गई। भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग से प्रकाशित हिंदी साहित्य तृतीय खंड में उपन्यासों के संदर्भ में प्रेमचंद युग और नाटकों के संदर्भ में प्रसाद युग की भी कल्पना की गई है। अच्छा, ये कहते हैं कि अगर नाटक में आप प्रसाद को देख लेते हो, ठीक है, उपन्यास में प्रेमचंद जी को देख लेते हो, तो ये कहते हैं कि एक जो आप आलोचना पढ़ते हो ना, समीक्षा, तो कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है कि हम ही इस तरीके से समीक्षा में शुक्ल युग को क्यों नहीं मानते। ये चीज इनके मन में उत्पन्न हुआ था, ये प्रश्न आया था। और डॉक्टर नगेंद्र का आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, तो बेसिकली वो किताब क्या है, कई लोगों के विचारों का संकलन है, जो जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ है, तो वो संकलित एक किताब बन के आता है। तो उसके बारे में कहते हैं कि अनेक लेखकों द्वारा जो ये लिखा गया, उसमें बहुत सारे परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं, दृष्टिकोण मिलते हैं। पूर्व पीठिकाओं की स्थापना के साथ विधाओं की संगति नहीं बैठती है ना? उदाहरण में अगर देखिए, जैसे भारतेंदु युग है, तो वहाँ पे जैसे ही आप भारतेंदु युग के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका दूसरा नाम इन लोगों ने पुनर्जागरण कर दिया है। और ऐसे ही जब भारतेंदु के नाटकों की पारंपरिक खतौनी से पुनर्जागरण को दूर का रिश्ता भी नहीं है। तो कहते हैं इतने लोगों को बैठ के किताब निकलवा लिया और सारे लोगों के विचार जो है बिल्कुल भिन्न-भिन्न है, ऐसा है। तो ये इन्होंने भारतेंदु युग के बारे में बताया। और अब ये थोड़ा-सा बताते हैं छायावाद युग के बारे में कि जो छायावाद युग है, इसको हम कह सकते हैं कि समानता ही सर्वमान्य युग है, सभी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे विभाजक रेखा मानकर आप कालों का नामकरण आराम से कर सकते हैं, सुविधाजनक तरीके से। छायावाद वैसे सबकी दृष्टि में क्या है कि अर्थ संकोच और एकांकिकता के कारण ग्रह नहीं है, लेकिन इसका सीधा संबंध जो है पुनर्जागरण काल से है, पर यह शब्द व्यापक परिप्रेक्ष्य में मौजूद नहीं है। रोमांटिक शब्द का समानार्थी शब्द ही इस युग की समग्रता को उजागर करता है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग रोमांटिसिज्म के अर्थ में किया जाने लगा है, अतः जिसे छायावाद युग कहा जाता है, उसे स्वच्छंदतावाद युग के नाम से अभिहित किया जाना चाहिए। यह शब्द अपनी अर्थवत्ता में गांधी नेहरू युग के आदर्शों और अंतर्विरोधों की समानांतरता पा लेता है। रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी आंदोलन में जिस व्यावहारिकता को अधिक महत्व दिया जाता है, वो है गांधीवादी आद्यांत मौजूद। अंतरात्मा की आवाज इस युग के संपूर्ण साहित्य में विद्यमान है। स्वच्छंदतावादी साहित्य मुक्ति का साहित्य है, ठीक उसी तरह जैसे गांधी नेहरू का आंदोलन समग्र अर्थ में मुक्ति का आंदोलन था। स्वच्छंदतावाद युग नाम स्वीकार कर लेने पर ना तो इसे ईसाइयत के फैंटस्माता से जोड़ने की जरूरत पड़ेगी और ना स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह से। छायावाद को लेकर जितनी परिभाषाएं दी गई है, उनकी दृष्टि में केवल काव्य रहा है। प्रसाद, जैनिंद और लीलाचंद जोशी आदि के उपन्यासों को जो उसी काल में लिखे गए हैं, क्या उनको आप छायावादी कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। और जो स्वच्छंदतावादी युग है, उसके ठीक पहले का काल आप पूर्व स्वच्छंदतावादी युग के नाम से उसे कह सकते हैं। इसी तरह जैसे छायावाद सर्वमान्य है, भारतेंदु युग के बारे में इनकी अपनी दृष्टि है, शुक्ल के विभाजन की दृष्टि में इनका अपना दृष्टि है, वैसे ही द्विवेदी युग जो है, वो व्यक्तिवाचक नाम होने से यो आग्रह है, यानी उसको ग्रहण करने योग्य नहीं है। दूसरे, उसमें किसी तरीके की विशेषताओं प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता। तीसरे, द्विवेदी युग में ऐतिहासिक प्रभाव खंडित होता है। अच्छा, सर्वमान्य काले इनके अकॉर्डिंग जो स्वीकृति प्रदान किया इन्होंने छायावाद को क्यों किया है, उसके भी बारे में।
और द्विवेदी युग को क्यों नहीं सब लोग उस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते पूरी तरह? क्योंकि उसमें कोई विशेषता का बोध नहीं है, उसमें ऐतिहासिक प्रवाह खंडित हुआ है, वो बेसिकली व्यक्तिवाचक नाम होने से चीज़ों को बहुत ही आप तरीके से संकीर्ण में रख लेता है। लेकिन एक चीज़ है, पूरे द्विवेदी युग में अगर आपको कुछ खास चीज़ें देखने को मिलेगी तो इनकी दृश्य, निबंध और कविता है। आप निबंध लेखक में महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखिए, माधव प्रसाद मिश्र को, गोविंद नारायण को, बाल मुकुंद गुप्त को देखें, चंद्र शर्मा गुलेरी को देखें, ये पूर्ण सिंह को। इनके अलावा श्रीधर पाठक है, रामचरित उपाध्याय है, मैथिली शरण गुप्त है, राम नरेश त्रिपाठी जी है, रूपनारायण पांडे हैं, मुकुंदर पांडे हैं। ये बहुत ही खास कवि रहे इस समय के। और 3 द्विवेदी कलम के लेखक भी हो गए, शेष 3 पूर्व स्वच्छंदतावादी हो गए, क्योंकि उनमें स्वच्छंदता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः यहाँ पे गिना दिया गया है ना? महावीर, माधव है, गोविंद है, बाल मुकुंद है, चंद्रधर्मा है, पूर्ण सिंह। तो 3 आप देखिए, 3 कलम के हो गए, 3 पूर्ण स्वच्छंदतावादी हो गए, उनमें स्वच्छंदता है। और जो द्विवेदी कलम के कवियों में केवल अगर आप कहें कि किसी ने ऐतिहासिकता को तवज्जो दिया तो मैथिली शरण के साकेत, भारत भारती। इनके अलावा श्रीधर पाठक है, राम नरेश त्रिपाठी है, मुकुंदर पांडे, इनको शुक्ल जी ने स्वयं प्रकृति स्वच्छंदतावादी कहा है। तो ये चीजें हमें देखना, बाद में यही चीज आप छायावादी कवियों में प्रसाद पन्त निराला में देखते हैं। तो इस युग को आप अगर कहते हैं कि नहीं, इस स्वच्छंदता से पूर्व स्वच्छंदता युग का नाम देना तो ज्यादा संगत है। वैसे भारतीय युग को आप पुनर्जागरण कह रहे हो तो कोई आपत्ति नहीं उठाई जानी चाहिए। और स्वच्छंदता युग के बाद के काल को उत्तर स्वच्छंदतावाद युग कहा जा सकता है। और जब उत्तर स्वच्छंदता में चीजों को बांटते हैं तो कुछ इस तरीके से इन्होंने बांटा है। जैसे पुनर्जागरण काल का आप देखें तो 1857 से लेके 1900, है ना? 1857 से 1900, 1900 से 20 पूर्व स्वच्छंदता काल 1920 से 40। हम लोग पुनर्जागरण को बेसिकली क्या कह सकते हैं? भारतीय हिंदू युग, है ना? 57 से 1900 का काल। और इनके अकॉर्डिंग पूर्व स्वच्छंदता का मतलब समझ रहे हैं? 1900 में वो सरस्वती पत्रिका आता है, 1920 तक चलता है इनका समय द्विवेदी काल का। फिर 1920 से अगर देखें 1940 तक आपका स्वच्छंदता काल यानी छायावाद काल, रोमांटिसिज्म। और फिर आप देखिए 1940 के बाद जितनी भी चीजें आती, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तो उसके बाद हो गया। और फिर 1940 ईस्वी उत्तर स्वच्छंदता माना है। अब इसमें पहला दशक, दूसरा, पहले दशक में प्रगति और स्वतंत्रता का द्वंद्व है, दूसरे दशक में संतुलन की खोज और आधुनिकता है, तीसरे में आधुनिकता बोध की रचनाएं हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। अब अगर आप देखें कि कुल इस तरीके से है जो टॉपिक को आपको कवर करना है इसमें क्रमशः, अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हमें पुनर्जागरण काल से यानी 1857 से चीजों को आगे कवर करना है। बाकी रीति काल तक तो बहुत अच्छे से हम शुक्ल जी वाले में कवर करा देंगे, आधुनिक काल यहाँ से कर लेंगे, आप गद्य साहित्य वाली जी की किताब से कर लेंगे। तो मूल टेक्स्ट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर आप किसी भी हिंदी एग्जाम में बैठोगे फुल कॉन्फिडेंस से। बाकी प्रीवियस के क्वेश्चन आपको हम बहुत ज्यादा यूट्यूब पे ही चीजें करा दे रहे हैं, तो बहुत ही सिस्टमेटिक कर रहे हैं कि यहाँ पे भी आप करो, यूट्यूब पे भी करो। और आगे बहुत सारे एग्जाम हैं, बहुत जगहों पे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है, टीजीटी, पीजीटी, एमआरएस है। किसी भी एग्जाम में बैठो फुल कॉन्फिडेंस से, क्योंकि आप मूल टेक्स्ट को अगर अध्ययन, चिंतन, मनन अच्छे से कर लेते हो, जिस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न इन डेप्थ पूछा जा रहा है। अभी उसने दे दिया इतिहास अतीतोन्मुख नहीं भविष्योन्मुख होता है ना? सृजनात्मक होता है कि नहीं होता है, ऐसा करके दे देगा तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगा? वो मूल टेक्स्ट की समझ से आता है, वो रट्टाफिकेशन से नहीं आता। जहाँ पे रट्टाफिकेशन होगा हम उसको भी करा देंगे, जहाँ पे किताबों को रटना होगा वहाँ ट्रिक के माध्यम से भी वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन जहाँ अंडरस्टैंडिंग है वहाँ तो आपको धैर्य से घंटे 2 घंटे सुनना है, चिंतन करना, मनन करना है। तो आप उस विषय की कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ी-सी आपके अंदर विशेषज्ञता आएगी कि हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब ये भूमिका में आप देखो कि पुनर्जागरण काल, यहाँ से हमें चीज़ें आगे की क्लास में शुरू करनी है। तो भूमिका में जो 57 से 1900 का जो शुरू होगा, इसमें आगे हम बदलाव की स्थिति। अब बदलाव की स्थिति मतलब कोई भी साहित्य पढ़ो तो हम पहले ही बोलते हैं कि पृष्ठभूमि ज़रूर पढ़ना चाहिए। पृष्ठभूमि से ही साहित्य को एक तरीके से साहित्य का मर्म निकलता है, क्योंकि सुख-दुःख से वो जुड़ा हुआ है। तो उसमें राजनीति की स्थिति कैसी है, नया आर्थिक ढांचा, नए संबंध हैं, शिक्षा का पश्चिमीकरण, यानी 57 के आस-पास आप देखो कि उस समय का एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर क्या था, कैसे लोगों से जुड़े, कैसे वेस्टर्न एजुकेशन आया, कैसे हमारे यहाँ वाले फले-फूले, पढ़ाई-लिखाई किए, सरकारी प्रयास कैसे हुए, उत्तर भारत में एजुकेशन कैसे आया, यातायात के साधन, प्रेस और जनमत, भारतीय जागरण, रेनेसां, कैसे हमारे यहाँ पे ढेर सारी सुधारवादी संस्थाएँ आ गई, है ना? और फिर पश्चिम की चुनौती की बात है कि पश्चिम की चुनौती अगर देखें, ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, रामकृष्ण मिशन है ना? रामकृष्ण मिशन हो गया। इनके अलावा अगर आप देखें तो थियोसॉफी प्रक्रियाएँ हैं, मध्यकालीनता से आधुनिकता की ओर संगीत, चित्र और साहित्य की नई स्थिति, ये बहुत सारी चीज़ें।
खड़ी बोली का आरंभिक गद्य अगर देखेंगे तो खड़ी बोली के आरंभिक गद्य में हिंदी, हिंदवी, रेखता, खड़ी बोली, नाथ, सिद्ध और निरंजनी संप्रदाय का गद्य। दक्षिणी हिंदी, उत्तर भारत में खड़ी बोली, फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी, फोर्ट विलियम कॉलेज की हिंदी, ईसाई मिशन, प्रेस और समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तकें। खड़ी बोली का गद्य, संघर्ष की कहानी। तो जैसे ही हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर हम पहले तो वहाँ के आसपास की चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे और इसके बाद खड़ी बोली से लेके सारी चीज़ें जो आसपास की स्थितियाँ हैं, है ना? उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर करते चलेंगे। इसके बाद गद्य की प्रतिष्ठा और खड़ी बोली कविता का प्रारंभ, भारतेंदु और उनका मंडल, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, नाटक की विविध दिशाएं, ऐतिहासिक रोमांस, प्रहसन, सामाजिक पौराणिक उपन्यास, कहानी, आलोचना, ब्रजभाषा की काव्य परंपरा, खड़ी बोली की कविता। तो ये सारी चीजें तो हम कहाँ कवर करेंगे? पुनर्जागरण काल में। इसके बाद इसी तरीके से आप पूर्व स्वच्छंदता काल यानी 1900 से 18 यानी द्विवेदी काल में आएंगे तो एक एक लोगों को, जैसे सरस्वती का प्रकाशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे हुआ। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय, लूषण प्रसाद पांडे, शियाराम शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथुराम शंकर शर्मा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लाला भगवान देव, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत, स्वच्छंद काव्यधारा श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, गद्य श्याम सुंदर दास, मालमुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, चंद्र शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, आलोचना। स्वच्छंदतावाद काल में 1920 से 40 जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसके अलावा उपन्यास प्रेमचंद जैनिन, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, इलाचंद जोशी, सियाराम शरण गुप्त कहानियां, चंद्र शर्मा गुलेरी निबंध, गुलाब राय, रघुवीर सिंह, शिवपूजन सहाय, समालोचना, विश्वनाथ प्रसाद सिंह। उत्तर स्वच्छंदतावाद काल में इसी तरीके से आपको देखना है तो पूर्वाभास हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, विप्लववादी और गांधीवादी काव्य माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नबीन, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। अब ये समझो ना कि 1940 से 80 के दौर में जितने भी इम्पोर्टेंट कवि हैं, कौन सा वाद चला, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद में नागार्जुन को पढ़ेंगे आप, केदारनाथ को, शिवमंगल सिंह सुमन को, त्रिलोचन शास्त्री जी को। फिर इसके बाद आप प्रयोगवाद पे आ जाते हो, नई कविता, उसमें अज्ञेय हैं, भवानी प्रसाद जी हैं, नरेश मेहता है, रघुवीर सहाय है, धर्मेश भारती जी है, कुंवर नारायण है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, सबकेशेश्वर कवि है, मोहभंग की प्रक्रिया और नई दिशाएं, है ना? इस तरीके से एक एक चीज को बहुत अच्छे से हम लोग बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें करते चलेंगे। और गद्य विधा में तो बहुत अच्छे से हम तिवारी जी की किताब से संक्षेप में आपको कराने वाले, संक्षेप में या मेरे नोट्स वो विस्तृत होंगे, अपने आप में पर्याप्त होंगे। तो यहाँ पे उत्तर स्वच्छंदतावादी काल में अगर देखें नाटक तो प्रगति प्रयोगवाद धारा, उसमें अस्क है, माथुर है, धर्मवीर भारती है, मोहन राकेश जी, आधुनिकतावादी और जनवादी धारा। प्रयोगवादी उपन्यास, प्रगतिवादी उपन्यास, सामाजिक सांस्कृतिक, सांस्कृतिक मिथ की आंचलिक उपन्यास, आधुनिकता और जनवादी धारा, आधुनिकता और नए उपन्यास, कहानी परंपरा का नया मोड़, रोमांटिक यथार्थ, युगीन संक्रमण और तनाव की स्थितियां, लेखिकाओं का संसार, चीख, क्षण, मूड, मिथ, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज और जीवनी, बनारसीदास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रामप्रीत बेनीपुरी, आलोचना, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेन, मार्क्सवादी आलोचना, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, आलोचक, सैद्धांतिक आलोचक, साहित्यकारों के विचार, आलोचना की नई दिशा और भाषिक संरचना और मूल्यवत्ता। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को धीरे धीरे कवर करना है। ये आज जो है एक डेमो क्लास था, आप लोगों को बता दिया। मेरी पढ़ाने की बिल्कुल पद्धति इसी तरीके से आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, मेरा बस यही उद्देश्य होता है, ना कि सिर्फ और पढ़ा दिया जाए। और जो विद्यार्थी सच में गंभीरता के साथ एक तरीके से अगर देखें कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि वो उनको मेरी पढ़ाने की पद्धति वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस होता है कि ये वो विद्यार्थी देख रहे हैं जिन्हें सच में अंडरस्टैंडिंग को अपने बिल्ड करना है, तो मैं उन्हें ध्यान में रख के बनाती हूँ। जिस तरीके से जैसे भी व्यवस्था हो पा रहा है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये मैंने इस तरीके से 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको जो कोर्स दिया है, वो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा 300 जो है अफ़ोर्ड कर सकता है और 6 महीने में वो मेरा लेक्चर जैसे भी आता रहे, 2 दिन में, 3 दिन में, आपको बस उसको समझते चले जाना है। मतलब एक किताब आपके हाथ में हो, निचोड़ हो, मेरा बस यही उद्देश्य है। तो इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था, तो यूजीसी नेट जो बैच है वो शुरू हो गया है। सेम चीज़ आप यूजीसी नेट के बैच का भी डेमो क्लास हम दिखा देंगे जल्द ही।
कैसे हम बहुत ही एक-एक उपन्यास, एक-एक कहानियों पे 30-30, 40-40 पेज के नोट्स बनाए जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, और 6 महीने की वैलिडिटी रख दी गई है कि आप बहुत ही गंभीरता से उतने समय में आप चीज़ों को कवर कैसे करें। तो वहाँ भी बहुत अच्छे से आपको यूनिट 1 से 5 तक बहुत अच्छे से हम कराएँगे, बाकी एक सर कराने वाले हैं, और आप उसमें प्रामाणिकता को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब अगर हमने कहीं पे सच में एक उद्देश्य के साथ पढ़ाई शुरू की है, तो वो सामने दिखता है कि चीज़ें हो पाएँगी। तो सफलता बैच जो है ये जून 2025 ये लॉन्च हो चुका है। आप जॉइन कर सकते हैं, बाकी वो हमारा है कि हमें कैसे चीज़ों को कराना है। हैंड रिटेन नोट्स साइड में आपके रहेंगे, वैलिडिटी 6 मंथ है। रिकॉर्डेड क्लास अभी इसलिए फास्ट दिया जा रहा है क्योंकि ये कोर्स शुरू हुआ है, बहुत सारे एग्ज़ाम सामने हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मेरा ये मानना है कि आप अगर मुझे समझ पा रहे हो तो बिल्कुल तेज़ी से पढ़ना शुरू कर दो। वीकली हम मिलेंगे तो लाइव इंटरैक्शन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप पर्सनल टू पर्सन सारे बच्चे एक साथ होंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत वो चीज़ नहीं है कि औपचारिकता बस कुछ ऐसे करना है। आपको चीज़ों को समझना, वहाँ आके क्वेश्चन पूछना है, बस ये देखिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है कक्षा कल से ही 20 जनवरी से शुरू हो गया है। कहानी वाले सेक्शन में आपने देखा होगा ओरिएंटेशन क्लास डाला जा चुका है। ईदगाह कहानी उसके अच्छे से पहले एक कहानी जैसे आपके सिलेबस में 21 कहानियाँ हैं, तो हम लोगों को क्या करना है उसको 42 क्लास में चेंज करने हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ़ वाचन नहीं कर रहे हैं। एक-एक अगर आधे घंटे का वाचन है तो 1 घंटे का एक कहानी पे 1 से डेढ़ घंटे का नोट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो आप देखेंगे तो आपको क्वालिटी समझ में आएगा कि हाँ, मुझे ऐसे पढ़ना है। एक आध डेमो हम निकाल देंगे, देख लीजिएगा। ये 20 जनवरी से शुरू हो चुका है, यहाँ पे आप प्रवेश ले सकते हैं, अभी लीजिए चाहे 5-10 दिन बाद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये दूसरा जो सेक्शन है, ये सारे उन लोगों को ध्यान में रखते हुए कि काफ़ी टीजीटी, पीजीटी वाले स्टूडेंट जो है यूट्यूब पे और सारे डिमांड कर रहे थे, तो ये गद्य साहित्य क्लास जो है आपका, तिवारी जी का गद्य साहित्य का क्लास, हम अपने तरीके से उसको कैसे कवर करा सकते हैं, उसको बहुत जल्दी आप सभी के बीच में जो है, ये क्लास कराने वाले हैं। तो ये भी अगर आप देखें 499 है और 6 महीने की वैलिडिटी है, आराम से आप गद्य साहित्य खत्म कर सकते हैं, करीबन 1600 पेज है इसमें। तो आप 1600 में आप मेरे पढ़ाने के तरीके से तो बहुत अच्छे से परिचित हैं, हम कितना भी करें, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से करने में तब भी ये मान के चलो कि 60 क्लास से कम नहीं होगा, 60 घंटे, 80 घंटे भी लग सकते हैं, कोई वो नहीं है। और बीच-बीच में हमें लगेगा कि हाँ, चीज़ों को याद करने के लिए आपको ट्रिक से भी चीज़ें याद कराई जा सकती हैं, तो वो भी बीच में कराया जाएगा। मतलब ये मानिए कि हम अपनी तरफ से बेहतरीन देने का प्रयास करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है कि कमर्शियलाइज़ेशन के थ्रू वो चीज़ पढ़ना है। ये तो एक चीज़ है कि आपको कोई भी चीज़ पढ़ो तो थोड़ा मूल्य चुकाओ तो आपको उसकी वैल्यू पता होती है, बस इतना ही है। बाकी जिस तरीके से आप एक किताब लेने जाओगे तो 1200 लगभग है, इतने का है, तो फिर आप उसकी वैल्यू को ऐसे ही समझ सकते हैं। उसमें हमें एक्सप्लेन करना, चीज़ों को बताना वो अलग है। और आप लोगों से बस यही ये है अपना समझ के यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो सच में पढ़ना चाहते हो और अच्छी समझ बनाना चाहते हो, उन तक ये बातें ज़रूर पहुँचाएँ कि हाँ, ये कोर्सेज़ चल रहे हैं। एटलीस्ट बच्चन सिंह और गद्य साहित्य कोर्स में मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर इनरोल हो जाओ और जो वो जो चल रहा है यूजीसी नेट का जो शुरू हुआ है, उसमें ईएमआई का भी सुविधा है कि आप मंथली भी उसमें चार्ज कर सकते हो। बाकी अगर आप वैसे करोगे तो 2500 में पड़ेगा कोर्स, नहीं तो मंथली चार्ज करोगे तो 3000 तक चला जाएगा। तो आप देख लेना जैसे भी आपको करना होगा। मेरी तरफ से ये पहला प्रयास है बहुत अच्छे से और ये तो आपके फीडबैक से ही बताएँगे। आज का पहला बच्चन सिंह के सीरीज़ के पहली क्लास में आपने निवेदन कर लिया, भूमिका कर लिया, संस्करण की भूमिका कर लिया, एक दृष्टि वो देख लिया, पूरे इंडेक्स को समझ लिया। नेक्स्ट क्लास से हमारे बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएँगे, तो मान के चलो उसके लिए हम 40 क्लास रखेंगे, 40 घंटे में वो बहुत अच्छे से चीज़ें कवर हो सकती हैं। नोट्स आपको साइड में मिल जाएगा, आप निश्चिंत होके आराम से मेरे हवाले उसको छोड़ सकते हैं, बस आपको पढ़ना है और अगर आप नोट्स बना सकते हो उसको साइड में उसको लिख लेना है, बस इतना ही करना है। अगर प्रिंटेड नोट और ये चीज़ें चाहिए तो लास्ट में ई-बुक आएगा, तो फिर हम बताएँगे कि ई-बुक्स आप परचेज़ कैसे कर सकते हैं या कर सकते हो। अभी तो मेरे सेल्फ रिटेन पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वो बहुत अच्छा है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग जिस तरीके से इंडिया और प्राइड चैनल को आपने प्यार दिया था, अब आपने एक विशेष हमारे सामने ये रखा था कि हमें नोट्स चाहिए ये, तो वो सब आपके लिए है अवेलेबल। अब आपको आगे बढ़ के अपना साथ दिखाना है कि हाँ, हम इसके साथ खड़े हैं। और बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, हिंदी और प्राइड टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, है ना? और इनके अलावा जो है जो भी स्टूडेंट जो है परचेज़ करेंगे कोर्स, तो वहाँ पे आप साइड में देखेंगे 3 डॉट ऐप में बना है ना? ऐप में जाके देखेंगे 3 डॉट बना है, ये देखिए आपका ये ऐप है, इस तरीके से ऐप है। यहाँ पे देखिए, ये ऐप है,
हिंदी और प्राइड इसको इंस्टॉल करना है और इस तरीके से आपके चेक बॉक्स बने हैं। वहाँ पे 3 कॉर्नर पे इस तरीके से बना होगा, नीचे यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक दिया गया है। जो भी विद्यार्थी लेंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा हर एक लिंक से जुड़ जाइएगा और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा। हम वीकली आप लोगों से मिलेंगे और चीज़ों को आप जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई, जैसे बच्चन सीरीज की हमने 3 से 4 क्लास ले लिए, तो उसमें जितना आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आगे कैसे चीज़ों को ले जा सकते हैं, तो वो उतना हम करेंगे, ये आपका चलता रहेगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।